नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार पड़ती जा रही है। खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। मौका कोई भी हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सपा और बसपा सरकार पर सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और बंदर बांट का आरोप लगाकर नई बहस को मौका दिया है। लोक भवन में 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि 4.5 साल पहले एक समय था जब इन नौकरियों पर सरकार के सानिध्य में पलने वाले माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कब्जे होते थे। होनहार युवा प्रदेश में नौकरी नहीं पाता था। उन्होंने कहा कि 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा हो अथवा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रहा हो, सभी जगह वसूली के ठेके चलते थे। पुलिस भर्ती पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी। तो कहीं भाई भतीजावाद, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं परिवारवाद, तो कहीं जातिवाद हावी था और इससे जो प्रतिभावान युवा थे वो पलायन कर रहे थे। लेकिन इन 4-4.25 साल में सब विघ्न बाधाओं को दूर किया गया है। सभी आयोगों, बोर्डों को पारदर्शिता और ईमानदारी की नीति के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2002 से 2017 तक प्रदेश में जितनी नौकरियां नहीं दी गईं, उतनी बीते 4.5 साल में दी गई हैं। इन 4-4.25 सालों में निजी औद्योगिक निवेश भी खूब हुआ है और इससे 1,61,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं, तो 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार से जोड़ा गया है। सीएम ने कहा कि जिसे अपनी संपत्ति जब्त करवानी होगी वही उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी करने के बारे में सोच सकेगा। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रॉपर्टी जब्त वाले इस बयान को लेकर सियासी घमासान चढ़ा है। कांग्रेस महासचिव ने भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा है कि गुरुवार को ये कहा उन्होंने कि जो जायज मांग है और उनको उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए जो योगी सरकार है वो सत्ता का दुरुपयोग करती है और ये घोर अपराध है। तो प्रियंका ने अपने अगले ट्वीट में ये भी कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वो उनकी नहीं, देश की जनता की है। याद रखें कि वो प्रॉपर्टी भी एक दिन जनता जब्त कर सकती है। तो अब रोजगार पर तकरार उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है। तमाम इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। सबसे पहले आपको कुछ सुनवाते हैं कि क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप रहे हैं, उसके बाद हम इस पूरे विषय पर आज चर्चा करेंगे। लगभग 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। मुझे लगता है देश के अंदर किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त की। और मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि इससे पहले के 12-15 वर्षों के कार्यकाल को उठा करके देखिए। 2002 से लेकर के 2017 के बीच 15 वर्ष के कार्यकाल में जितनी भर्तियां नहीं हुई, इतनी भर्तियां हमारी सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद 4-4.25 वर्ष के अंदर पूरा किया है, जिसमें आपकी भी 130 आबकारी निरीक्षकों की। तो अब रोजगार पर तकरार बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। दरअसल चुनाव आने वाले हैं और चुनावों से पहले विपक्ष पूरी तरह से पुरजोर कोशिश में है कि किसी भी तरह जो सत्ता पक्ष है, सरकार है, उसको फ्लेम लाइट में नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो हाईलाइट होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो वोट बैंक है वो खिसकने का डर उनको सता रहा है। और उसके अलावा आप उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी बनती है कि वहाँ पर अगर कोई भी एक विवाद या वाद विवाद या कोई योजना लाई जाती है तो उसको लेकर ये स्थिति पैदा हो जाती है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ेंगे और शशांक यादव एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से, राजीव उपाध्याय जी नेता बहुजन समाज पार्टी से, और वहीं अभय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभ्यर्थी हैं। इन्होंने भी कई नौकरियों के लिए फार्म भरे हैं लेकिन नौकरी इनको नहीं मिल पाई है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल राघवेंद्र सिंह जी से है। राघवेंद्र जी, जब सरकार नौकरी नहीं देती तो समस्या, सरकार नौकरी दे रही है तो समस्या।
भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले दिन से ही हर क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी सरकार ने शुचिता और पारदर्शिता को सबसे पहले लेकर के चले हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, चाहे कोई भी व्यापार हो, चाहे आपके सुरक्षा की व्यवस्था हो, कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के हो, हम लोग शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के चले हैं। हमारी सरकार में 4.5 लाख नौकरियां अभी तक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। 50,000 अभी दिसंबर तक और देने का लक्ष्य है। 4.5 लाख नौकरियों में कहीं पर भी हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक भी दाग नहीं ले रहा है। 15,000 करोड़ का ओडीओपी के माध्यम से ऋण दिया जा चुका है। हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जरा सा भी छींटा नहीं पड़ा है। इसी प्रकार से जो 30 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 25 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेबर पार्क बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है। ऐसे सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके क्षेत्र में हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। और आज तक सबसे बड़ी बात है, किसी प्रकार का छींटा नहीं लगा है। इससे पहले की सरकारें आप देख लीजिए, जरा सा भी काम करते थे तो घपले घोटाले पहले आ जाते थे। याद करिए पीसीएस भर्ती घोटाला, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी पीएससी के अध्यक्ष अनिल यादव को किस प्रकार अपमानजनक तरीके से उन्हें हटाया था। चाहे कोई भी विषय हो पिछली सरकारों में, वो बिना घपले घोटाले के पूरा नहीं होता था। हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत ईमानदार से, पारदर्शिता के साथ नौकरियों में, व्यवसाय में शुचिता को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के लगातार 4.5 साल काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं अभी धो के कहता हूँ, हमारी सरकार में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या अराजकता नहीं हुई है। हाँ, अगर कहीं किंचित मात्र हुआ भी है, अगर कोई ऐसी घटना भी हुई है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए, अभय जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अभय जी, अभय जी, आप ये बोल रहे हैं सर, आपने जो भी बोला आपका जमीर ये बोलने के लिए गवाही दे रहा। सर आरक्षण का आप ओबीसी के सर कंधों पर बनकर आपने सरकार बनाई, उनको 27% दिया, आपने केवल 3.86% आरक्षण दिया। सर आपका जमीर कह रहा है इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। सर अब तो बीजेपी वाले की एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से झूठ जा रहा, तो झूठ भी आपसे कन्नी काटता है कि ये बीजेपी वाले जा रहे हैं, तो हमारे बड़के भैया हैं ये। आप सर आपने ओबीसी एससी का 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला कर दिया। सर आपने हमारा जहाँ 18,598 सीटें होनी चाहिए, आपने कुल 26 और 37 सीटें दी। सर आपका जमीर कह रहा है कि आपने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, आप नेशनल न्यूज में बैठकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपको सर आपका जमीर है कि नहीं है सर? हम जैसे अभ्यर्थियों के लिए आपके योगी बाबा हमने संत समझ के वोट दिया था, पैरों में छाले आ गए थे आपकी रैलियों में चल चल के, लेकिन आज हमारी पीठ पे बैठ के आपने जो छुरा भोंका है ना सर, मुझे रोना आता है कि मैंने आपको वोट दिया। अगर ये मेरी उंगली मेरी ना होती मैं इसको काट के फेंक देता, क्योंकि मैंने इस उंगली से आपको वोट दिया था। सर मुझे इतनी शर्म अपने ऊपर खुद घृणा होने लगी कि मैंने बीजेपी को 3 बार वोट दिया, जिसने आज हमारे साथ हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ करके हमें आज हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए, आज हम वहां पे डंडे खा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य हमारे समाज के होकर के आज जो मलाई चाटने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को डंडे से मरवाया। आप योगी जी संत होने की बात करते हो, संत हैं कि लुटेरे हैं जिन्होंने आरक्षण का इतना बड़ा घोटाला कर दिया। सर कुछ तो जमीर पे ध्यान रखिए सर कि इन ओबीसी और एससी जिनकी संख्या 70-75% है, उनके आपने हकों का मारा है। सर आप कुछ तो जमीर करिए, आप अपने पद से आगे बीजेपी से इस्तीफा दीजिए। अगर आप एक भारतीय हैं, अगर आप ओबीसी समाज के लिए हित कुछ भी कर रहे हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी के साथ जितना बड़ा घोटाला इस सरकार ने हुआ आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर आपने 27% को मात्र 3.86% कर दिया। सर आंखों में कुछ शर्म बची है कि नहीं बीजेपी वालों के भी? आप तो झूठ से भी बड़े, आप उनके भी बड़े भाई हो गए। झूठ जा रहा हो और आप जा रहे हो बीजेपी वाले, तो झूठ भी आपसे पीछे हो जाएगा। शशांक जी को जाने की जगह दी जाए। शशांक जी कहते हैं निष्पक्ष ये भर्ती हुई, निष्पक्ष भर्ती कहां से हुई सर? ना उसमें कैटेगरी है, ना गुणांक है, ना कैटेगरी है। अब रुकिए, आपने जो सवाल आरोप लगाए हैं उनका जवाब भी लेंगे। शशांक जी आपसे और एक टिप्पणी चाहूंगा, फिर सीधा राघवन जी से जवाब लेंगे। अभ्यर्थी अपनी बात कह रहा था, मुझे लग रहा था कि और तो नौकरी में पारदर्शिता की बात की जा रही है। कहते सरकार श्वेत पत्र ले आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2002 से 2017 तक हमने जो कार्यकाल हुआ और जो हमने किया है, तो चाहे वो बहन जी का कार्यकाल हो या अखिलेश जी का कार्यकाल हो, तो एक दे दें।
क्रेडिट जाता है शिक्षा मित्रों की, अगर रेगुलर किया गया तो बहन जी मायावती जी के लिए जाता है कि उन्होंने 1 लाख सफाई कर्मचारी रख के रिकॉर्ड्स बनाए थे, तो ये सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे। वरना आरोपों की जहां तक बात है, जब एक कैबिनेट के मंत्री पर आरोप लग रहा हो कि उसका भाई EWS से जो है नौकरी पा रहा है, जब एक बांदा के कृषि एग्रीकल्चर कॉलेज में 13 सीटों में 11 सीटों पर एक ही जाति के लोगों के होने की बात आती है, जब पूरे प्रदेश में मुझे भाजपा के प्रवक्ता बैठे मुझे बता दें कि कहीं पर भी एक भी प्रोफेसर रखा गया है ओबीसी का, कहीं पर भी पिछले 4.5 साल में, सब नॉट फाउंड फिट करके जो है सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए। अभी परसों बॉटनिकल गार्डन में रखा गया, 2 सीटें थी, जनरल का सिलेक्शन हो गया, उससे बेहतर अच्छे नंबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बेहतर नंबर, लेकिन नॉट फाउंड फिट करके बैकवर्ड्स को निकाला जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता अगर सरकार में ईमानदारी है तो अब तक 2002 से लेके अब तक का श्वेत पत्र जारी कर दे, जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और बेरोजगारी को लेकर जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना लगातार प्रचार के दम पे अपनी बात कहना चाहते हैं, जिस सरकार ने 2018 के बाद बेरोजगारी के आंकड़े ही देना बंद कर दिए हैं, तो वहां पर जनता के सामने सही आंकड़े आ ही क्या सकते हैं। आप बोलते रहिए, आप ही के समर्थक ताली बजाते रहें, आप ही के दबाव में जो आपके मीडिया है वो आपको चिल्लाती रहे, अभ्यर्थियों की अभय सिंह जैसों की बात सामने नहीं आ पाएगी। लिहाजा मेरा कहना है कि ये केवल एक प्रचार का साधन है। बेरोजगारी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार बुरी तरह विफल है। चलिए राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। राघवन जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर राजीव जी के पास चलेंगे। मैंने अपनी बात काफी हद तक अपने जो ओपनिंग कमेंट में कही हुई थी, हमें लगता है पूरी तरीके से सुनो नहीं थी हमारे जो अन्य जो लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में, हमने काफी क्षेत्र गिनाए और इसके अलावा भी जो क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ अपना काम किया है। हाँ, हो सकता है कहीं कोई चूक रही हो, उसको भी पूरा किया जाएगा, और अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी से हर जगह चूक रही है। आप क्या बोल रहे हैं सर? कुछ तो आप वो करिए सर, कुछ तो शर्म करिए। आपको सर, आपने कहीं चूक रही है। ओबीसी एससी के साथ इतने बड़ा हमारी 1800 सीटें होंगी, जो वहाँ पे आपने 2637 बात करिए। राजनीति करनी है तो उसका भगवान मालिक है। पूरा उत्तर प्रदेश जो है, हमारी सरकार जो है वर्तमान में जिस प्रकार से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी है, आज तक कोई भी हमारी सरकार में एक भी छोटा सा दाग नहीं हमारी काम देकर लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में एक दंगा लखनऊ में हुआ था, दंगाइयों में खाल खींच के भूसा भर दिया गया था। उसके बाद किसी भी दंगाई की हिम्मत नहीं हुई उत्तर प्रदेश दंगा करने की। लाखों अपराधियों ने थाने में जाकर किया है, 1200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, अराजकता मुक्त हो गया है। 500 करोड़ रुपए की संपत्ति अपराधियों ने छुड़ाई गई है। समाजवादी पार्टी के गुंडे भुगतान सारे क्या जो करेंगे? अरे आप समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो सरकारी जमीनों पर कब्जे थे, 500 करोड़ की कब्जे छुड़ाए गए। अरे श्रीमान जी, हमारी सरकार ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है। अबे आप सुन लीजिए पहले, आपकी बात की पूरी तरह से सुनी जाएगी, आपकी बात पूरी तरह सुनी जाएगी। हाँ, अबे आप बोल लीजिए। मैं सर जैसे पहले पूरी बात हो जाने दिया करिए। हमारे बड़े जो माननीयों ने जो बात करी, कहीं भूल चूक हो गई है सर। कहीं हर जगह ओबीसी के ऊपर आप छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। 18,500 सीटें हमारी होनी चाहिए थी, केवल 2637 देखे था आप। हमें ओबीसी, आपने सोचा कि ओबीसी समाज है, समझ नहीं पाएगा सर। हम पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, हमने उसमें एक एक गुणांक करके पता कर लिया कि हमारी 18,598 सीटें होनी चाहिए, उसमें केवल 2637 कर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि आपके द्वारा बनाया गया, उसने भी मान लिया कि इसमें आरक्षण का महा घोटाला हुआ है। लेकिन आपने कह दिया, ये जब आपके मंत्री कहते हैं ये पिछड़े, ये फर्जी लोग फर्जी आयोग की सिफारिश नहीं मानेंगे, आप बताइए आयोग ने माना है कि नहीं? सर आप क्या झूठ बोल रहे हैं सर? हम लोग को दया आ रही है कि नहीं? केवल आपकी रैलियों में हमारे पैरों में छाले निकल आए थे कि हमें योगी जैसा एक ईमानदार नेता मिलेगा। लेकिन वो उनसे मिलने के लिए जाओ तो पहले हाथ पैर धुल के जाओ, साबुन से साबुन दी जाती कि हाथ धुल लो पहले। क्या सर, आप क्या शर्म करिए सर? क्या बात कर रहे हैं?
वर्तमान समय कोरोना से पीड़ित है, कोरोना से संक्रमण से चलिए मुक्त रखने के लिए राजीव मास्क जी, भी लगाना पड़ेगा, राजीव जी, हाथ भी सैनिटाइज करने पड़ेगा। राजीव जी, हमें लग रहा है पूर्वा से ग्रस्त हो गया। राघवेंद्र जी, अभी राजीव जी के पास एक भी बार नहीं गया हूं मैं। पहले राजीव जी बोलेंगे। मास्क लगाना क्या अपराध है, क्या कहना चाहते हैं आप? राघवेंद्र जी, अभय जी, आरक्षण घोटाला तो अपराध मानिए भैया, राघवेंद्र जी, घोटाला करके अभय जी, आप थोड़ा शांत रहिए। मैं पहले राजीव जी के पास जाऊंगा। राजीव जी से अभी एक भी सवाल नहीं ले पाए हैं, उनकी एक भी टिप्पणी नहीं आई है। राजीव जी। राघवेंद्र जी की बातें सुन रहा था और ये जो अभ्यर्थी हैं, नौजवान हैं, इनकी भी बातें मैं सुन रहा था। अभी एक रिपोर्ट है CMI की, जो इकोनॉमिकल रिपोर्ट करती है कि कितने लोग कहां बेरोजगार और रोजगार हैं। उसकी रिपोर्ट ये आई है कि पिछले 2 से 3 वर्षों में बेरोजगारी की दर जो है जस्ट दुगनी हुई है। 5.9 या 6% से लेके वो उल्टे 9.9-10% करीब हो गई है। तो ये तो पहली बात हुई कि बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। विधानसभा में कुछ दिन पहले ही एक आवाज आई थी, किसी माननीय सदस्य ने जब पूछा था माननीय श्रम और रोजगार मंत्री मौर्य जी से कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो रोजगार का दर है, बेरोजगारी का दर है, जो नौकरियां दी जा रही है उसका दर क्या है, उसके बारे में विधानसभा पटल की एक रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, मैं बताऊं आपको। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि 2019 तक 19 से भी 20 में जाकर और बेरोजगारी बढ़ गई और लगभग रजिस्टर्ड जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है उसमें 54% की बढ़ोतरी हुई। अब आपको बता दें भाई साहब, इतनी बढ़ोतरी होने के बाद राघवेंद्र जी ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, हमने रोजगार जो है बहुत उपलब्ध करा दिया। देखिए, रोजगार उपलब्ध होते तो ये बेरोजगार जो विधानसभा के सामने आकर के खड़े हो रहे हैं, जो लड़के बच्चे लाठियां खा रहे हैं, ये ना होता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी सरकार माननीय जब से आई उत्तर प्रदेश के अंदर, पर्चा लीक करने के मामलों में सबसे नंबर 1 हो गई। पर्चा को लीक करा दीजिए और पेपर दिलवा दीजिए। कोई भी सुव्यवस्थित अगर पेपर हो गया हो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद से, सारे पेपरों में हाईकोर्ट तक जांचें चली गई। जो भर्तियां 2016 से चल रही थी, 2015 से चल रही, उनको आप अभी आज तक पूरा नहीं कर पाए। ये बच्चा अभी कह रहा था, इससे पहले भी मीडिया में कई खबरें आई कि आरक्षण का जो मानक होना चाहिए, जो आपके अधिकारी मानक तय करते हैं, वो अधिकारियों को आपने क्यों नहीं दंडित किया? अगर आरक्षण का पूरी तरह से मानक नहीं किया, जो ये अभ्यर्थी उठा रहा है बात, और ये अभ्यर्थी तो बाद में उठा रहा है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मीडिया और प्रिंट मीडिया ने इसको उजागर किया कि हमको बैकवर्ड को इतना, ओबीसी को इतना, एससी को इतना देना चाहिए। वो चीजें अगर नहीं दिया गया तो इसके लिए दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई आपने किया? देखिए, डंका पीटने से ये थोड़ी ना हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपने 200 योजनाएं चलाई, बेरोजगारी के साथ साथ योजना की व्याख्यान आप कर रहे हैं। आप आदर्श गांव योजना लाए, आप स्मार्ट सिटी योजना लाए। आप जब सरकार में आए थे बोले थे कि 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। हमको तो लगता है कि 4-4.5 साल में गड्ढा युक्त हो गया। कितने शहर हैं और बजा रही है नालियां। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे बोर्ड और होर्डिंग लग जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए के, प्रचार मीडिया में लाखों करोड़ों का चलता है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये जनता सब जान रही है। उत्तर प्रदेश की जनता से कुछ छुपा नहीं है राघवेंद्र जी, और सारी जनता अभी 2022 में आपको जवाब देगी कि आपने कहा था कि 14 लाख प्रति वर्ष आपका जो संकल्प पत्र था 2017 का, वो आज मैं देख रहा था, उसमें कहा था आपने कि हम 5 सालों में 70 लाख रोजगार, हम नहीं कह रहे कि आप नौकरी, रोजगार 70 लाख देंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आपने आज तक 7 लाख भी रोजगार पे आप पहुंच पाए 10% पे। तो आप कहां से कहेंगे कि आप पास हो गए? आप जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, समाजवादी पार्टी उसका जमीन अधिग्रहण कर ली थी, सारी योजनाएं बना ली थी, उसको आपने बनाना शुरू किया, 4.5 साल बीत गए, प्रोपेगेंडा कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूर्वांचल का ही रहने वाला हूं, आता जाता रहता हूं कहीं ना कहीं उधर। तो स्थिति ये बनी हुई है कि मिला जुला के निश्चित तौर पे आप लोग मीडिया मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छे हैं, सारे प्रवक्तागण अच्छे हैं, झूठ को सच कैसे बनाया जाए वो करने में आप लोगों का कोई जवाब नहीं है। लिहाजा धरातल पे जो स्थिति मिलनी चाहिए राघवेंद्र जी,
वो स्थिति कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आपका कार्यकर्ता भी ये बात कह रहा है, ये हम तो कह ही रहे हैं, आपका कार्यकर्ता जो आपको वोट दिया है वो भी स्थिति में कह रहा है कि स्थिति ये बनी हुई है। अबे बोलिए सर, हम कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ इनको वोट किया था कि हम लोगों के लिए पारदर्शक साथ एक भर्ती होगी, क्योंकि 69,000 में हम लोगों ने एग्जाम दिया 6 जनवरी 2019 में। 2 साल बाद उसका रिजल्ट आया तो हम लोग उसमें चयन नहीं हुए, तो हमने कहा यार क्या गलती होगी, हम तो योग्य अभ्यर्थी, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं। फिर बाद में चला कि हम अपनी योग्यताओं की वजह से पीछे नहीं हटे हैं, हम मंत्री जी के आरक्षण घोटाले की वजह से पीछे हुए हैं। बाद में पता चला कि हमारी 18,598 सीटें होनी चाहिए, उसमें केवल 2600 सीटें आपने दे दी, वो भी कुछ चाहते लोगों को। उसके बाद सर पता चला जब हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में हमने गुहार लगाई तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने 1 साल जांच करने के बाद पाया कि इसमें आरक्षण का इतना महा घोटाला हुआ। उन्होंने अपनी आंतरिक रिपोर्ट 29 अप्रैल को जारी कर दी। उसमें उन्होंने बताया कि आपने आरक्षण का घोटाला किया है, 15 दिन में इसका जवाब दीजिए, नहीं तो ये रिपोर्ट ऑर्डर में तब्दील हो जाएगी। लेकिन आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को भी नहीं मानते हैं, ना आप पिछड़ों को मानते हैं। मान्यवर, आप तो हम लोगों को क्या समझते हैं, हम केवल वोट बैंक हैं आपके लिए, हम पिछड़े हैं, हम लोग पिछड़े तो क्या आप हमें नौकरी नहीं देंगे? कुछ तो शर्म करिए। 2 हमारे वो स्टूल मंत्री बैठे हुए केशव प्रसाद मौर्य, हम लोग उनके पास जाते थे, हम लोग को गर्व होता था हमारा मंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे समाज का बना है, लेकिन वो तो मूक बन करके बैठे हैं, उनकी जुबान पे ताला लगा हुआ कि बोल नहीं पा रहे हैं। उन्हीं के दरवाजे पे समाज में हम लोग डंडे खा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह हमारे समाज के, हम लोगों उनके दरवाजे पे डंडा खा रहे हैं। मानवर, आप अगर हमारा हित हमको, हमारा अधिकार हमको नहीं मिला तो मेरठ से लेकर के बलिया तक हम पद यात्रा निकालेंगे। सुशील कश्यप और भास्कर आशीष यादव, लोहा सिंह, हम सब मिल करके पूरे प्रदेश में ओबीसी एसटी समाज को जागरूक करेंगे कि इस सरकार ने हमारी पीठ में कैसे छुरा भोंका है। और हम आपको 2022 में अगर हमारा अधिकार नहीं मिला, क्योंकि हम लोग आपको वोट किए थे, हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। हम बहुत चलिए इतना मार। राघवन जी अब जवाब दीजिए। मेरा कंधा सर, अभी मारा गया हूँ मैं, देखिए सर, इतना इन्होंने पुलिस में लात मारा सर, सैलिंग है मेरे सर। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? ओबीसी से आप क्या चाहते हैं? फिर हम रिक्शा चलाएं, हम आपके घर में झाड़ू बर्तन करें? अब हम पढ़ लिख के, ओबीसी समाज पढ़ा लिखा हो गया है, जिसने आपको वोट किया यही 22 में होकर उखाड़ के ना फेंक दिया ना आपको। योगी जी झूठ बोलते हैं। कल उन्होंने आपने सर ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि इस कोई भी गलत काम करेगा बचेगा नहीं, कुर्की हो जाएगी। क्या कुर्की करेंगे? हमारे पास है ही क्या? हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। सुन लीजिए उसको भी आपने सुन लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, अब आरोप लगा दिए, इतनी बातें कह दी, कम से कम सुन लीजिए। थोड़ा सा ठंडा पानी पी के अब बातों को सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। आपकी बातें रखी जा रही हैं। राघवन जी आप जवाब दीजिए। आपकी बात आ चुकी है। देखिए, कहीं कोई ऐसी भर्ती का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। आप जैसे लोग बेवजह का आरोप लगा रहे हैं, कोई ऐसा न कोई। आप सुन रही है, क्यों नहीं पढ़ते? चलिए अब सुन लीजिए। देखिए, आप सुन रही है, बात नहीं सुनना चाहते किसी की। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप हम चुप रहे, क्यों चुप रहे? आप हमारे आरक्षण में घोटाला कर देंगे और मेरा जुबान बंद कर देंगे? नहीं, ये जुबान बंद नहीं होगी, क्योंकि आपने आरक्षण का घोटाला किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, जिस आयोग को आपने उसको आयोग को बनाया। आप हम चुप हो जाए, आप हमारे आरक्षण खा जाए और हम चुप हो जाए? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग हम झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग झूठ बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की पार्टी है, हर समाज की पार्टी है। कभी आरक्षण घोटाला किए जा रहे हैं आपके झूठों के भी, आपके झूठों के राजा कहीं कोई चूक रही है तो उसको पूरा किया जाएगा। चूक रही है, भगवान से डरिए सर, भगवान से डरिए। राम भगवान से जिनका मंदिर बन रहा है उनसे डरिए। आपको तो आप लोगों को सजा मिलेगी, भगवान भी नहीं माफ करेगा आपको। लोगों के शासन को देख लीजिए, हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है। आपने तो दिया है, लेखपाल बना अपने सरकार में, लेखपाल बना 2017 से पहले। चलिए इस तरह से कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। ना आप अपनी बात रख पाएंगे पूरी, ना वो जवाब दे पाएंगे। इस तरह से बात नहीं होगी। एक एक करके रखेंगे। शशांक जी के पास जाऊंगा मैं, काफी देर हो गई है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शशांक जी। देखिए, अभ्यर्थी जो बोल रहे हैं अभय भाई, वो तो अपनी पीड़ा कह रहे हैं और तथ्यों पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे भाजपा के जो मित्र हैं, वो जाहिर सी बात है सरकार के प्रवक्ता हैं, तो वो अपनी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन ईमानदारी की बात जो है,
मैंने पीछे की भी उदाहरण दिए थे और बेसिक शिक्षा वाली बात दिया। नौकरी की बड़ी छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा के 2 निकले, 68,500 सीटें निकली, 69,000 की निकली। 68,500 की भर्ती के समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था और तब भी उसमें 22,000 सीटें रह गई थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब एक ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर नियुक्तियां हो रही थी तो सरकार उस बैकलॉग को जोड़ सकती थी। उसके बाद लगातार वो बच्चा अभय भाई जोश में है, लेकिन क्योंकि दुखी है वो एक एक तथ्य सही बता रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि लगातार नियुक्तियों में गड़बड़ियां हो रही, लेकिन आपको हमारे जो डबल इंजन की सरकार है इनको अपनी शक्ति पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो सोचती है कि चाहे वो मीडिया हो तो उसको उठा के हम बंद कर लेंगे, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे कोई भी हो। इन लड़कों पर जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी रूप में एक वेलफेयर स्टेट में ये हो सकता था। बच्चों की बात को सुना जाना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो चीजें कही है, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत जल्दी में है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जैसा राजीव भाई भी कह रहे थे, हर भर्ती कहीं ना कहीं कोर्ट में आके टकराई है। पहले वाली भर्तियों का याद होगा आपको कि कापियां पकड़ी गई थी, जलती हुई कापियां पकड़ी गई और उनको जो है रखा गया, FIR तक की नौबत आई। हर भर्ती हो रही है, हर भर्ती हाईकोर्ट में जा रही है, सॉल्वर्स पकड़े जा रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में एक नियमित परीक्षा की प्रणाली को व्यवस्थित न कर सके और फिर कहे कि साहब पीछे की सरकारों ने नहीं किया, उनसे हम बेहतर कर रहे हैं, तो रोजगार या महंगाई या कानून व्यवस्था आपके ढोल पीटने से जनता पे असर नहीं होता है। बत्ती अगर नहीं आ रही है तो आपके ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमने इतनी लाइन बिछा दी है, बत्ती तो जनता महसूस करेगी। महंगाई उसकी जेब में अगर पैसा नहीं है, आप चिल्लाते रहिए कि हमने चीजें सस्ती कर दी है, लेकिन अगर डीजल महंगा हो के सामान महंगा हो तो जनता महसूस करेगी। बेरोजगारी का दर्द बेरोजगार समझता है। हमारे आपके लिए आंकड़ा हो सकता है जो धंधे में लगे हो, लेकिन उस नौजवान से पूछे कि जिसको 24 साल 25 साल और 30 साल का हो रहा है और बाप उम्मीद लगाए बैठा है कि 4 पैसे कमा के देगा, तो एक जन आक्रोश है। और ये अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी की ही बात को मान लें कि हमने 5 लाख रोजगार दिया है, तो जैसा राजीव भाई ने संकल्प पत्र पढ़ा था कि 70 लाख नौकरी देंगे, तो उस संकल्प पत्र का ही आपके पास कोई हम कह रहे हैं पूरी तरह हम मान लें, तभी तो वो 5% हो पा रहा है। जो आप वादा कर रहे हो 100% का और 5% का आउटपुट दे रहे हो 5 साल में, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के आक्रोश को आप समाप्त कर पाएंगे। और बेरोजगारी के बारे में जो भी आप दावे कर रहे हैं वो कहीं भी तथ्यों से परे हैं। लेकिन सर आप पर आरोप लगाया गया था जब आपकी सरकार थी, तो साफ तौर पर योगी जी का कहना है कि भाई भतीजावाद नौकरियों में देखने को मिलता था। एक चीज मैंने बताई है, मैंने कहा कि सबसे आसान काम होता है कि श्वेत पत्र ले आइए ना आप। 2002 से अब तक सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, किस साल में कितनी नौकरी दी गई, और ये सरकार के पास अधिकार होता है, सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। और श्वेत पत्र इसीलिए लाया जाता है कि तथ्यों को जनता के सामने रखे। क्यों नहीं लाते हैं और कभी नहीं लाएंगे, हम लाएंगे। हमारी सरकार है कि हम श्वेत पत्र ला के दिखाएंगे, हम ला के दिखाएंगे किस तरीके से पिछड़ा वर्ग में जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले का एक एक चिंदी हमें निकाल के दिखाएंगे कहां पर घटला हुआ है। तो वो तो अलग बातें हो गई, तो जब चुनाव आएगा तब की देखी जाएगी। लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि इस सरकार के पास पारदर्शिता दिखाने का सबसे आसान तरीका है कि एक श्वेत पत्र लेके आ जाए और जनता में बहस के बीच में रखे कि हमने इस साल में इतनी नौकरी दी, भाजपा ने इतनी दी, सपा ने इतनी दी, बसपा ने इतनी दी। चुनौती है, हम तो चुनौती देते हैं भाजपा को, सामने लेके आए ना जनता के। राघवन जी देखिए, अभी जो हमारे पूर्व वक्ता जो कह रहे थे, इन्होंने कहा था 70 लाख नौकरियां। ठीक है, 70 लाख नौकरियां और 70 लाख रोजगार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये सब का हेरफेर क्यों होता है? राघवन जी एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई। राघवन जी एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई कि इस शब्द को क्यों इतना घुमाया फिराया जाता है। रोजगार की बात कही जाती है, जब भी रोजगार की बात कही जाती है, चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाती हो, चाहे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है मुख्यमंत्रियों द्वारा बात कही जाती हो, रोजगार की बात, रोजगार का मतलब रोजगार या तो आप उसमें स्पष्ट कीजिए कि आपको या तो नौकरी मिलेगी या आपको कहीं ऐसी जगह पर प्राइवेट में या निजी सेक्टर में आपको जोड़ा जाएगा।
राघवेंद्र जी देखिए 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां प्राप्त होती हैं। उसके बाद 15,000 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। अगर इसको ओवरऑल हम जोड़ते हैं तो हमें लग रहा है 1 करोड़ से ऊपर नौकरियां निकल जाती है जाकर के। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत कम नौकरियां होती हैं जिसको हम बता रहे हैं, जिसकी गिनती होती है 4.5 लाख में बता रहा हूँ। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है जिसमें करोड़ों नौकरियां होती हैं, जिसको हमारी सरकार ने बहुत ईमानदारी से ऋण देकर के पूरा किया है। इतने ज्यादा ऋण आज तक हमारी सरकार किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। घपले घोटाले वाली इससे पहले की सरकारें रही है, हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। चाहे ऋण वितरण हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, किसी में भी कोई घपले घोटाले का आज तक दाग नहीं लगा है और ईमानदारी से काम हुआ है। हमारी सरकार सुशासन और विकास को लेकर के, एजेंडे को लेकर के, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास के नारे को लेकर के लगातार काम कर रही है और लगातार काम करेंगे। चलिए और ईश्वर की दया से राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में अभय आपके पास आऊंगा। अभय आपके पास आऊंगा, राजीव जी की एक बात सुन लेते हैं। आपके यहाँ रजिस्टर्ड 54 लाख जो बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर श्रम विभाग के अंदर, और आपने 1 करोड़ को रोजगार दे दिया, तो ये तो सारी चीजें दिख रही है कि अभी वो श्रम विभाग के अंदर जो रोजगारों का आंकड़ा वो 54 लाख का 54 लाख पड़ा हुआ है और आप 1 करोड़ तो रोजगार दे दिए। पहला सत्यता ये देखिए, ये साक्ष्य और सत्यता के साथ जो चल रहा है चीज वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज बैंक जी कह रहे थे माननीय एमएलसी महोदय कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अगर इतना वो कर दी है तो ये बेरोजगार लाठी खा रहा, किसान लाठी खा रहा, नौजवान लाठी खा रहा, ये क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ नौजवान जो है जो रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड पड़ा हुआ है, जो बेरोजगारी की दर पे आज की डेट में 2021 में है। अब स्थिति एक चीज और बताइए, आपका बेसिक शिक्षा मंत्री जो होता है वो बीपीएल श्रेणी में आता है उनका भाई, उसके बारे में आप लोग कुछ कहेंगे? ये जनता जानना चाह रही है और ये नौजवान जानना चाह रहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री का जो भाई होता है वो बीपीएल श्रेणी में जो गरीब श्रेणी था सवर्ण बिरादरी का, उसमें सिंगल कैंडिडेट होता है और वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद पाता है। वाइस चांसलर एक ही पद निकालते हैं, एक ही आवेदन होता है और एक ही नियुक्ति होती है और वो भी माननीय द्विवेदी जी के भाई की होती है। इस बारे में कितना पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी है और कितना पारदर्शिता से इन जवानों को नौकरी नौजवानों को मिल रही है। ये नौजवान जो चिल्ला रहा था इससे आप थोड़ा सा गर्म मुद्रा में आए थे। नौजवान की व्यथा है, क्या है? बेरोजगारी की व्यथा है, उसकी चिल्ला रही है। वो ये टीवी पे थोड़ी ना आना चाह रहा है, वो तो नौकरी मांगने के लिए लखनऊ और बलिया और लंदन में दौड़ रहा है। वो तो टीवी में आने के लिए थोड़ी ना बैठा हुआ है, वो आवेदन करके बैठा है राघवेंद्र जी। और निश्चित तौर पे जब नौकरी नहीं मिलती है और शासन और प्रशासन की नीतियों के कारण उसको ये चीजें भोगना पड़ता है, उसको अपने कारण नहीं होना पड़ता है। जब नीतियां कहीं ना कहीं दुर्गति में जा रही है, दुर्दशा में जा रही है, तो वो नौजवान व्यथित है और व्यथा उसकी सुननी पड़ेगी, आपको भी सुननी पड़ेगी, सरकार में है और कल को हम भी सरकार में रहेंगे तो हम भी इसकी व्यथा सुनेंगे। ये कहीं छुपी नहीं है, इसलिए आक्रोशित होना इन नौजवानों पे। आप खुद सोचिए, कल आज ट्वीट एक आ गया कि नौजवान जो है ज्यादा उत्तेजित ना हो, ज्यादा संयम बरते। भाई नौजवान संयम कहाँ बरतता है? नौजवान तो हमेशा ही, अगर नौजवान संयम बरता होता तो भारत की आजादी कहाँ हो पाती? नौजवान तो आक्रोश में रहता है। ये चीजें सोचिए। और इस चीज को धमकी लहजे में माननीय मुख्यमंत्री ने जिस लहजे में इन नौजवानों को शब्द का प्रयोग किया, नौजवान भारत का जनता, भारत का जो नौजवान के माता पिता हैं, ये सुनने को तैयार नहीं। नौजवान से अपेक्षा करता है, मेरा बच्चा है तो मैं राघवेंद्र जी आपका बच्चा है, आप अपेक्षा करते हैं कि ये जाए अपनी जोश और बल का प्रयोग सदुपयोग करे और सदुपयोग करके, अगर वो मांग कर रहा है, ये लाठी लेके तो मांग करने का ही नहीं थे, लाठी तो हमने चलवाई, शासन ने चलवाया। तो निश्चित तौर पे ये देखना चाहिए कि गलती हमारी है और दोषारोपण सामने वाले को दे रहे हैं और साथ साथ में धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं। ये पूरी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आज इस ट्वीट को पसंद नहीं करी है। ये जनता के मन में घर कर गया कि जो भी कोई कुछ मांगेगा संवैधानिक दायरे में रह के तो उसको धमकी दे दी जाएगी कि जानते नहीं हो फलाने के साथ क्या हो गया। भाई फलाने के साथ क्या हो गया तो आपके साथ भी कल को हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये जनता आपके साथ करेगी और मन बना लेगी तो सत्ता का परिवर्तन कर देगी राघवेंद्र जी। इसलिए
बड़ी शालीनता से श्वेत पत्र लाइए और बताइए कि हमने 2017 से लेकर के 20 तक इतने रोजगार दे दिए, तो मान लिया जाए। चलिए, द्विवेदी जी के बारे में तो जरूर बोलिएगा। जी जी, अभय जी आप और पूछिए, उसके बाद फिर राघवन जी से सवाल पूछेंगे। शशांक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बेटे के समान हूँ, हमारा जो हक छीना गया है, हमें 18,598 जगह जो केवल 2637 सीटें दी गई हैं। अगर आप मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचा पाए तो पहुंचाइए कि ओबीसी और एसटी के साथ जो आपने आरक्षण का घोटाला, महा घोटाला किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप पे हमने विश्वास करके आपको जिताया था। और आज आप सबका साथ, लेकिन केवल मंत्री जी के कुछ खास लोगों का विकास, बात पच नहीं रही है। हम लोग आपके लोग हैं, हम लोग आपके से जुड़े लोग हैं, और हमने आप पर बहुत उम्मीद करके आपको वोट किया था। लेकिन क्या हमने लाठी डंडों के लिए नहीं, हम लोगों को चोट आई है। एक हमारे बहन है श्वेता कुशवाहा, उसका आपने हाथ तोड़ दिया मार मार के। जाति सूचक गाली देते हैं आप हमको। आपके जो ये अधिकारी हैं हमें कहते हैं फर्जी आयोग, फर्जी लोग, हमारे मुंह पे कागज मार देते हैं कि कब तक। क्या हम लोगों ने इसलिए हमें बस केवल शिक्षक बनना है, ना हमें मंत्री बनना है, ना हमें नेता बनना है। बस अगर आप कुछ करा सकते हैं तो हमको एक शिक्षक बना करके, क्योंकि हम योग्य हैं। आपने जो मानक तय किए, हमने उसको अपनी मेहनत करके, एक किसान परिवार से आते हुए हमने उसको क्वालिफाई किया, और उस मानक को पास करके आपने जो भी मानक तय किया मैं उसको क्वालिफाई कर चुका हूं। इसी तरह हमारे 15,000 से 16,000 भाई जो इस आरक्षण घोटाले की चपेट में आए हैं, आज वो केवल लखनऊ की धरती पे केवल डंडे खा रहे हैं। हम लोग दिसंबर से लखनऊ की धरती पड़े हैं। कोई एक टाइम खाना खाता है, कोई दूसरे दिन किसी के बहन के यहाँ से खाना आ जाता है, एक एक पूरी खा करके हम लोग रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हम लोग कहीं भंडारा ढूंढते हैं, कहीं भंडारा मिल जाए तो एक टाइम का पेट भर के खाना खा लें। मानवर, क्या इसलिए हमने आपको वोट दिया था कि हमारे साथ इतना अत्याचार आप करोगे? हम राघवेंद्र जी, मैं आपका बेटे के जैसा हूं, मैं कोई राजनीतिक पद नहीं चाहता, ना मैं राजनेता बनना चाहता हूं। मैं आपको चरण स्पर्श करके बोल रहा हूं कि बस आप हमको अधिकार दिला दीजिए, हमें मेरा 27% आरक्षण पूरा करा दीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो जिसका आप डंका पीट रहे हैं। माननीय आपके जो ये सतीश द्विवेदी जी हैं, इनको भी पता है कि आरक्षण का इन्होंने महा घोटाला किया। अगर ये घोटाला ना हुआ होता तो ये हमारा मुंह बंद करने के लिए, इसके लिए पारदर्शिता लाने के लिए कैटेगरी गुणांक के साथ ये लिस्ट जारी करते हैं और हम लोग को झूठा साबित कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लखनऊ की धरती पे दिखते हैं तो हमको जेल में डाल देते हैं। मान्यवर, जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, रो रो के अधिकार मांगते हैं, फिर भी हम पे लाठियां चल रही होती हैं। कितना हम लोगों को आपने दिसंबर में मारा, मार्च में मारा, फिर अभी आज हमारी कल बहन का आपने एक लड़की के पुलिस वाले, मतलब जो मेल है, वो टांग पकड़ के खींचते। कितना शर्म आती है हम लोगों को कि हम लोगों ने क्या समझ के, कभी मैंने अपने जीवन में इतना कष्ट नहीं देखा। भले मैं गरीब रहा हूं लेकिन कष्ट नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बहनों के यहाँ से कपड़े फटते हुए देखे हैं। मुझे शर्म आ रही थी, खुद ये लग रहा था या तो क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। घर जाता हूं तो वहां लोग कहते हैं नौकरी नहीं पाए हो, रोना आता है। लेकिन मैं उनको क्या बताऊं, मैं अपनी वजह से नहीं, सरकार की गलत नीतियों से, घोटालेबाजियों की वजह से मैं आज बाहर हूं। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री तक पास जाइए और बोलिए कि आपको न्याय दें। कुछ कहना चाह रहे थे आप, और कहिए, फिर राघवन जी से एक साथ सभी के जवाब लेंगे। राजीव जी ने भी जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी लेंगे और अभय जी का भी जवाब लेंगे। जी, केवल एक सवाल मैं कह रहा हूं कि माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, उस वक्त करीब 48% के करीब सरकारी नौकरियों का शॉर्टेज थी। आज जो हम लोग की जानकारी है 52-53% पद, यानी 7 से 8 लाख पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हुए हैं। हम तो कह रहे थे कि श्वेत पत्र निकालें, अगर सरकार चाहती। स्वास्थ्य विभाग 46% की स्ट्रेंथ से काम कर रहा है, पैरामेडिकल टेक्नीशियंस कहीं नहीं। पूरा कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की कमी के कारण एक मौतें आई है, जो पूरे देश एक हाहाकार मचा है। तो इन चीजों को ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे। अभी भी 5-6 महीने बचे हुए हैं, वो केवल कुछ ना करे, नए पद ना भी सृजित करे, जो पहले से पूर्व में सृजित पद हैं उन्हीं की पूर्ति कर दे, तो इस प्रदेश को जो है 7-8 लाख नौकरियां मिल जाएंगी। हमने तो मन बना लिया है, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, बैकलॉग पूरा करेंगे, बैकवर्ड क्लासेस का बैकलॉग पूरा करेंगे, शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग पूरा करेंगे, और जितना विशेष भर्ती अभियान चला के जितने भी खाली पड़े हुए पद 6 से 7 लाख पद हैं सरकारी कर्मचारियों को, ये हमारा एजेंडा होगा, स्पष्ट रूप से एजेंडा होगा। और जो आरक्षण में जितना भी भारतीय जनता पार्टी के घोटाले ने किया है, चाहे स्पेशल बैकलॉग निकाला जाए, इन्हीं
जो अभ्यर्थी हैं, इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच से हम चयन करेंगे, क्योंकि तमाम इसमें अभ्यर्थियों की उम्र निकल जाएगी, हमें उसका भी ध्यान रखना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है एक बार पुनः राघवेंद्र जी से कि एक बार ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के और श्वेत पत्र जारी करके और जो बचा हुआ कार्यकाल है उसको नौकरियां पूरा करने में निकालें। चलिए राघवेंद्र जी, अब जवाब दीजिए एक एक करके सभी का। देखिए, ये बात बार बार घूम के वही आ रही है। उसमें जवाब मैं पहले ही अपने ओपनिंग कमेंट में दे चुका हूं। हमने अपने ओपनिंग कमेंट में हर बात कह दी। देखिए, हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और सरकारी नौकरियां भी दे रही है और लोन भी दे रही है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी प्रयास भी कर रही है कि उसमें जो लोगों को समायोजित किया जाए। जहां कहीं भी कोई चूक रही है हमारी सरकार की, देखिए मानवीय भूल भी कहीं कहीं होती है। अगर कहीं मानवीय भूल हुई है या किसी ने मानवीय भूल हुई है तो उसको तो दुरुस्त कर लिया जाएगा। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हमारी सरकार ईमानदारी से करती है। रास्ता तक लगाने में कोई चूक नहीं करती है। पीसीएस अधिकारियों तक को रास्ता लगाने का काम नहीं करती है। जबरन रिटायरमेंट देने के लिए भी कोई जरा सी चूक नहीं करती है। अगर कोई आपराधिक कृत्य में गिरफ्तार भी पकड़ा भी गया, कहीं पर भी कोई मुरव्वत नहीं की है। इसलिए हमारी सरकार में द्विवेदी पे कब हम लोग देखेंगे कार्रवाई? डॉक्टर सतीश द्विवेदी पे कब कार्रवाई देखेंगे? आप हमारे पिता तुल्य हैं। अब हम आपसे एक ही क्वेश्चन की, डॉक्टर सतीश द्विवेदी पे कब कार्रवाई होगी जो उन्होंने आरक्षण की चोरी की है? ये धैर्य रखिए। अगर उन्होंने सतीश जी ने कोई इस प्रकार की कार्रवाई की है, देखिए हमारी सरकार में कोई परिवारवाद नहीं चलता है, कोई वंशवाद नहीं चलता है। पिछली सरकार में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जातिवाद चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है। हम पे क्यों इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है? आज हम स्कूल में होते हैं, कोई चूक हो सकती है, कोई अपराध कर सकता है, अपराधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो हम लोग एक साल से लखनऊ की धरती पर हैं, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? आप हमारे बड़े हैं, आप ये बताइए एक साल से क्यों न्याय नहीं मिल रहा? एक साल से क्यों न्याय नहीं मिल रहा? जिस सरकार में मंत्री का भाई बीपीएल श्रेणी के माध्यम से नौकरी प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर का पाता हो, उसके लिए क्या कहेंगे? इससे बड़ा भाई होना अपराध हो गया क्या? अपने मंत्री का भाई होना अपराध हो गया? राघवेंद्र जी, मंत्री का भाई होना कतई अपराध नहीं है, लेकिन मंत्री का राघवेंद्र जी कोई ऐसी भर्ती निकाल दीजिए कि हमारे बाल बच्चे भी अकेले आवेदन करें और ये अभ्यर्थी भी अकेला आवेदन करें और अकेले भर्ती हो जाए। इस बारे में आप नहीं कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि राघवेंद्र जी का भाई होना या मंत्री जी का भाई होना या मंत्री जी का बेटा हो जाना अपराध है, लेकिन मंत्री जी के भाई के लिए जिस नियोजित तरीके से भर्ती का वो नियुक्ति निकाला गया, उसका आवेदन लिया गया, सिंगल आवेदन लेकर नौकरी दी गई, क्या ये नौजवान आपसे नहीं क्वेश्चन करेगा? नौजवान पूछेगा नहीं? और ऐसे समय में तो आपको, अगर यही कोई दूसरा मंत्री हमारे यहाँ होता है या किसी अन्य दल में होता, तो आप लोग विधानसभा घेर करके जब तक मंत्री का इस्तीफा न ले जाए आपसे, तब तक छोड़ते नहीं। राघवेंद्र जी, इस बात को कहिए, आप मानिए कि मंत्री जी ने गलत किया है। इसको तो पूरी जनता देख रही है, आपको नहीं दिख रहा। मंत्री जी का भाई होना अपराध नहीं है, लेकिन जिस आपराधिक षड्यंत्र के तरीके से नौकरी पाया गया, ये अपराध था। चलिए अभय जी, आप बात पूरी कीजिए। बीजेपी के साथ साथ सभा के जो ये नेताजी बैठे, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा। हम लोग एक साल से डंडा खा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने अभी 2 दिन पहले ट्वीट किया, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को कभी विपक्ष होकर के विपक्ष की भूमिका निभाई होती तो हम लोग को न्याय मिल चुका होता। हम पक्ष से भी बहुत जो नेता हैं जिनकी सरकार है उनसे भी दुखी हैं, और जो विपक्ष में बैठी अखिलेश के मतलब की जो सपा के लोग हैं उनसे भी दुखी है कि उन्होंने हमारी कभी आवाज नहीं उठाई। हम लोग केवल मार खाएं, कभी इधर भगाए गए, कभी उधर भगा गए। तो हमारा अनुरोध है कि आप ही कुछ आवाज उठा दीजिए तो हमको न्याय मिल जाए। अखिलेश जी से कहिए कि घर से निकल के हम लोग की आवाज उठाएं, उनके दरवाजे पे गए 5 बार, कभी मुलाकात नहीं हो पाती। राजा महाराजा अभी तो सरकार में भी नहीं, तब भी मुलाकात नहीं करते। आपकी ज्यादा एक चीज सुन लीजिए कि हम लोग 5 सदस्य निलंबित हो चुके हैं, केवल आप ही लोग के बेरोजगारी के मुद्दे को लेके, पीडीसी की भर्ती को लेके, इन्हीं मुद्दों को उठाकर। और हम लोग के धरना प्रदर्शन को आज भी देख रहे, कल अखिलेश जी निकले तो केवल 50 लोगों की अनुमति दी गई। अभी अखिलेश जी को हम लोग के ऊपर सबसे ज्यादा 1200 FIR भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है।
और एक दो नहीं है, हमारे जनपद के हर स्तर पर आपके लिए जो है सर आपके सुनील सिंह साजन ने हरदम हम लोग से झूठे वादे किए। हम लोग जब भी उनसे मिले तो उन्होंने बस झूठ हमसे बोला। आपके सुनील सिंह साजन ने हरदम हम लोग से झूठ बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कभी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ही लोग कम से कम आवाज उठाइए। लेकिन हमारा आपसे प्रॉमिस है, इस बार भी इश्यू है इस बात का और भर्ती का भी, और एजेंडे में भी है हमारे कि हम हर हाल में जो रह जाएंगे अभ्यर्थी, अगर कोई नया बैकलॉग लाएंगे भी तो इसी एज ग्रुप में हम पूरा करेंगे। चलिए राघवेंद्र जी, एक बात बताइए, एक चीज समझ में नहीं आती कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती का अगर मामला होता है, पूरे मामले पर विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? सरकार किसी की भी हो, विवाद देखने को मिलता है। मतलब बेरोजगारों को कभी भी ऐसे फ्रेश नौकरी नहीं मिल पाती कि वो अपना एग्जाम दें, अपना इंटरव्यू दें और अपना लिस्ट में उनका नाम आए और वो जाकर के नौकरी पकड़ें। नौकरी जैसे ही फॉर्म डलते हैं, फॉर्म डलने के बाद परीक्षा होती है, उसके बाद से विवाद इतने शुरू हो जाते हैं कि अब बेरोजगारों को भी समझ में नहीं आता, जो अभ्यर्थी हैं उनको भी समझ में नहीं आता कि अब ये भर्तियां हो भी पाएंगी या नहीं भी हो पाएंगी। और देखा है आमतौर पर 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद वो भर्तियां फिर कराई जाती हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, प्रदेश में भी है। इसमें देखिए अगर भर्तियां निकलती हैं, कोई न्यायालय चला जाता है, कोई आरोप लगाता है या कोई इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, तो निश्चित रूप से उसका निस्तारण भी आवश्यक होता है, उसका निस्तारण भी किया जाता है। लेकिन हमारी सरकार में किसी भर्ती को लेकर के ऐसा आरोप नहीं लगा जैसे पीसीएस भर्ती घोटाले में लेकर के समाजवादी पार्टी में लगा था। उसमें से 99% एक ही जात के लोग हो गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेइज्जती करके अनिल यादव को बाहर निकाला था। देखिए पिछली सरकारों की तुलना अगर हमसे करें तो हमारी सरकार में कहीं पर भी ना चूक हुई है, ना कोई घोटाला और इस प्रकार की गतिविधियां हुई है। नौकरी नहीं दी है, नौकरियां ही नहीं दी है, कहां से होगा? जातिवाद, परिवारवाद, इस प्रकार तो कोई भी ऐसी काम नहीं हमारी सरकार में होता है जिसको आरोप के घेरे में या संदेह के घेरे में खड़ा किया जा सके। चाहे विकास की योजना हो, चाहे कि सुशासन को लेकर के हो, चाहे आपके कोई भी इस प्रकार की नौकरियों को भी लेकर के हो। 15,000 करोड़ का ऋण वितरण हुआ है ओडीओपी के माध्यम से देश में, कहीं पर भी एक छींटा नहीं लगा है। 4.5 लाख नौकरियां लग चुकी हैं, कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ सरकार में एक भी छींटा नहीं लगा है। इससे पहले सरकारों में विभागों में देखिएगा ऐसा कोई विभाग नहीं होता था जो भ्रष्टाचार और अराजकता के घेरे में नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से नंगानाच गुंडागर्दी का होता था, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई महीना नहीं जाता था एक बड़ा दंगा नहीं होता था। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुजफ्फरनगर दंगा भी देखा। मुजफ्फरनगर दंगे में लगभग 5,000 लोग बेघर हो गए थे। उसी समय किस प्रकार से सफाई में जन्मदिन मनाया जा रहा था माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। दोनों घटनाएं एक साथ हो रही थी। मैं ये नहीं कहना चाहता, इसकी तुलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो नेतृत्व है, जो मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता है, उनकी मनोदशा, उनको जो काम करने के तरीके और उनकी जो उनकी ईमानदारी में इसमें शक जरूर पैदा होता है। तो अब क्या लगता है कि जिस तरह से अब योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया है और युवाओं को संबोधन किया है, इससे क्या युवा वर्ग को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लुभा पाएंगे? देखिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। मैं बता रहा हूं किस प्रकार से अखिलेश समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो भूमि माफिया जो थे, चाहे आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इस तरीके के तमाम नाम है जिन्होंने 5,000 करोड़ की संपत्ति जमीन को कब्जा किया था। हमारी सरकार ने किस प्रकार से एक एक करके उनके बड़े बड़े भूखंडों को गिरा करके नस्तानाबूद कर दिया। 125 अपराधी, जो बड़े अपराधी, वांछित अपराधी, उनका जो एनकाउंटर किया गया पुलिस मुठभेड़ में, और 1,500 अपराधी थानों में जाकर के सरेंडर हुए हैं। इससे बेहतर सुशासन की कोई व्यवस्था की नहीं जा सकती है। इससे बेहतर ईमानदारी से कोई सरकार चला नहीं सकता है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारे को लेकर के आई थी और सुशासन को लेकर के आई थी। मैं छाती ठोक के कहता हूँ किसी प्रकार की अभी हमारी सरकार में कोई जरा सा भी कोई छींटा भी नहीं लगा है और ईमानदारी से काम कर रही है। चलिए अभय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी अपनी बात रखिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये राघवेंद्र सर जो बोल रहे हैं, क्या सर आपको मैं कितनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं मान रहा हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बोला है
कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आरक्षण का महा घोटाला हुआ है। आपके द्वारा बनाई गई वो संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बोल रहा है, आपके अधिकारियों को तलब किया जा रहा है, आपके अधिकारी जा नहीं रहे क्योंकि उनपे योगी जी का हाथ है। अगर आप इतने ही न्यायप्रिय हैं, इतनी ही पारदर्शिता है, तो आपको 1 साल से कार्रवाई हो रही है, आपको वहां पर रिपोर्ट देनी चाहिए थी कि ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आप अगर इस भर्ती को ईमानदारी से किए हैं, ओबीसी और एसटी के समाज का आपने हक तो नहीं मारा है, तो आपने क्यों वहां पर आप तक रिपोर्ट नहीं लगाई सर? आप केवल हमारे पिछड़ों के हक मारने के लिए आपको चलिए, आप बार बार एक ही सवाल रख रहे हैं, आप बार बार एक ही सवाल रख रहे हैं। उपाध्याय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम लोगों को कब तक आप न्याय दिलाएंगे? क्योंकि सर हम लोग बहुत प्रताड़ित, हम लोग 1 साल से लखनऊ में पड़े हुए हैं, कब आप हमें न्याय दिलाएंगे? और मंत्री जी कब जेल जाएंगे जिन्होंने आरक्षण का घोटाला किया? मेरा केवल सर एक ही क्वेश्चन है। चलिए, इसका जवाब लेंगे। राजीव जी की पहले बात और सुनते हैं, फिर जवाब लेते हैं। देखिए, आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीनों से आपने देखा होगा जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उनके अध्यक्षों का चुनाव हुआ। राघवेंद्र जी अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार जो है एकदम गुंडे राज को एकदम खत्म करके रख दी। जो अभी 10 दिन पहले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुआ, शायद भारत के इतिहास में इस तरह की कोई घटना हुई होगी कि एक महिला का तीर हरण नहीं, उसका अब क्या बताया जाए कि कौन सी शब्दों का प्रयोग किया जाए राघवेंद्र जी, कि पुलिस प्रशासन वहीं मौजूद है और आपके सांसद महोदया के करीबी लोग उस महिला के साथ इतना अत्याचार करते हैं कि हमको तो यहाँ कहने में भी शर्म आ रही है। इससे बड़ा क्या कोई अपराध हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर? आपने हाथरस के अंदर, बदायूं के अंदर, कई जगहों पे जो दलित समाज के अंदर महिलाओं के साथ आप पेट्रोल डाल करके प्रशासन जला देता है, आप लोगों ने उस पर क्या कुछ अंगुली उठाई? नहीं अंगुली उठाई। उसमें जांच को प्रभावित किया आप लोगों ने। तो गुंडा राज के बारे में आप कहिए नहीं। दूसरा चीज, माफिया राज में आपने एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष को बना लिया और उसको ही खत्म करने में आप 5 साल बिता दिए और सारी चीजों को आप भूल गए कि हमको कहीं विकास भी करना है। एक तथ्य को लेकर के आप चलने लगे कि आजम खान को लेंगे, मुख्तार अंसारी को लेंगे, कानपुर वाले विकास दुबे को लेंगे, बनारस वाले विजय मिश्रा को लेंगे, हरिशंकर तिवारी जी को लेंगे, विनय शंकर तिवारी जी को लेंगे। इन्हीं लोगों को लेकर के और आपकी सरकार पूरे 4.5 साल फोकस करते करते और इनको ही माफिया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मान करके खत्म कर दी। जबकि जिला में आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे माफियाएं अभी ऐसे ही पड़े हुए घूम रहे हैं और वो आपके शरण में है। आज होता क्या है कि जो दूसरे दल में होता है वो माफिया होता है और जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है वो माफिया प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है। जो दूसरे दल में होता है वो घोटालेबाज होता है और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है उसके सारे घोटाले माफ हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने बंगाल में देखा होगा, भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ये सारी चीजें देख रही है। पहला चीज। दूसरा चीज, अभी प्रधानमंत्री जी बनारस में आए और आने के बाद चुनाव से 2 महीना पहले 1.25 लाख करोड़ रुपया बोले कि बनारस में खर्च करिए। 7.5 साल से आप सांसद हैं, 7 साल से सांसद हैं बनारस के, और बनारस को क्योटा बनाने जापान का चले थे आप, और हमको लगता है कि बनारस वहीं का वहीं रह गया, क्योटा तो नहीं बना, बनारस और बद से बदतर हो गया। और आप जो 1.25 लाख करोड़ रुपया जो उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस को दे जाते हैं, क्या ये संभव है कि 6 महीने में खर्च कर देंगे आप? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगले 6 महीने में इस बजट को आप कैसे खर्च कर देंगे? अगर एक कच्ची भी रोड बनानी है तो उसको 2 से 3 महीना समय चाहिए, मिट्टी डाला जाए, बैठाया जाए, तब तो बनेगी। तो आप लोग तो भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को एकदम कौन सी श्रेणी में रखे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल टीवी पे बोलना चाहती है कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया, सारी चीज आप दे देते हैं, लेकिन जमीन पे, धरातल पे कुछ भी पहुंचता नहीं है। राघवेंद्र जी, इस चीज को ध्यान में रख करके जनता एकदम मन बनाई हुई है कि आने वाले 2022 में कम से शशांक जी, एक टिप्पणी आपकी और उसके बाद फिर राघवन जी के पास चलते। 2022 में कम से कम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करिए, और विदाई कोई नहीं करेगा, ये नौजवान करेगा, किसान करेगा। किसानों की आय आप दुगना करने चले थे, 100 रुपए डीजल राघवेंद्र जी कर दिए, उसकी आय तो अपने आप आधी हो गई। आज धान की रोपाई 1 बीघे में
करीब करीब 100 लीटर डीजल लगता है तो ट्यूबवेल चल पाता है। हम लोग भी किसाने घर से आते हैं जहाँ धान की रुपाई होती है। आप बताइए 100 रुपए का डीजल, 10,000 का डीजल लगाएंगे, डीएपी खाद यूरिया लगाएंगे तो एक बीघे में पैदावार कितना की पाएंगे? 12,000 14,000 का पैदावार। शशांक जी आपने पैदा कर दी, आप दुगनी की जगह स्थिति नाजुक कर दी किसानों की। एक केवल पंचायत चुनाव का तो कच्चा चिट्ठा भी राजीव भाई ने रख ही दिया है। एक राघवेंद्र जी बड़ा छोटी सी बात कहूंगा, 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, जरा ईमानदारी से बता दीजिए कि कितने विधायकों के और आपके सांसदों के नातेदार भतेदार बने या परिवारवाद और वर्गवाद की बड़ी बात कर रहे थे। जौनपुर के जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जो महिला जीती हैं उनके पति धनंजय सिंह को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है पिछले 6 महीने से, और दूसरी जगह के तो अपने मेंबर्स को भी नहीं रोक पा रहे लोग, और वहां पर वो बाकायदा मेंबर भी बन रही है, अध्यक्ष भी बन रही है। आप ब्लॉक प्रमुख की अपनी गिनती निकाली ना हो तो मैं आपको बता दूंगा कितने आपके सांसदों और विधायकों के बने हैं, और आप कह रहे हो कि परिवारवाद भार भतीजावाद से भारतीय जनता पार्टी दूर रहती है। और पंचायत के चुनाव में माता प्रसाद पांडे जैसे एक सीजन्ड आदमी के साथ जो व्यवहार आपके यहाँ लोगों ने किया, इस तरह का दुर्व्यवहार, आप सत्ता के मद में चूर हैं, आप आलोचना सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, और इसका जवाब केवल वक्त में अभय सिंह जैसे जो युवक है वही आपको सही उत्तर देंगे। राघवेंद्र जी समय की थोड़ी सी कमी है, जल्दी आप कुछ सेकंडों में आप अपना जवाब दीजिए। हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बजट आवंटित कर गए, 6 महीने में कैसे खर्च होगा। ताज्जुब है इनके विवेक के ऊपर, या तो इन्हें पता नहीं है या उत्तर प्रदेश की जनता को बदलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, 6 महीने में तो टेंडर भी नहीं निकल पाते हैं। देखिए इसमें कहीं कोई समय सीमा नहीं होती है। जब प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है तो उसको जो है लंबे समय में इसकी योजना बना करके इसका जो टेंडर आवंटित करके विकास किया जाएगा। बनारस बहुत अच्छी स्थिति में है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। हो सकता है आपके संज्ञान में ये विषय ना रहा हो सकता है, चलिए जाके देख लीजिएगा, मुझे इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना है। देखिए हमारी सरकार जो है नेक नीति से पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। चलिए पूरा उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध समाप्त नहीं हो गया है क्या? राघवेंद्र जी आज दंगा मुक्त नहीं हो गया है क्या? समय पूरा हो गया है, हम इससे ज्यादा और इस कार्यक्रम को अभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर हम इस तरह के विषयों को लेकर के और आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश में रोजगार पर तकरार छिड़ गई है, देखते हैं चुनावी माहौल है और क्या क्या मुद्दे निकल कर सामने आते हैं और उनका किस तरह से